ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारी इंपॉर्टेंट है ना, सारे इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट अफेयर में याद रखना कुछ कुछ जो मिनिस्ट्री है, बहुत सारे इसकी इनिशिएटिव्स है। सबसे पहले जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो हमारा कॉर्पोरेट अफेयर ही देखता है, सारी कंपनीज वगैरह सारी चीजें इंडिया में सब कुछ यही देखता है। कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा कंपटीशन एक्ट 2002, ये दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देखते हैं। कंपटीशन एक्ट 2002 एंड कंपनीज एक्ट 2013। अब याद रखना इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये तीन चीजों का जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। अब कंपटीशन एक्ट 2002 का जो मेजर काम है वो है कि किसी भी कंपनी का अगर मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया में क्या करता है, किसी भी ऐसे जियो ने डिज्नी हॉटस्टार को खरीद लिया या कुछ भी मर्जर हो रहा है किसी का, तो वो फेयर मर्जर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनीज के बीच में कोई मोनोपोली तो नहीं बन रही है, ये सारी चीजें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है कि कंपटीशन फेयर होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर और कंपनी दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पता होगा आपका, इसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती है, ये वाली चीज है, ये जो आपका ICAI इंटर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी अगर आप बनते हो, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, ये तीनों चीजें भी क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 से रेगुलेट होती है। ये तीनों, ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे जो जहां जो कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं, ये तीनों जो होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 से बनते हैं। बात सुनना। और चौथा और इंपॉर्टेंट एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगर आप कोई एनजीओ या कोई कॉमन फर्म रजिस्टर्ड होते हो तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से होती है। अगर आप नॉन प्रॉफिटेबल कोई फर्म खोलना चाहते हो तो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और ये भी किसके अंदर आता है? कंपनीज एक्ट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये रीजनल हेडक्वार्टर वगैरह याद नहीं रखना। ये द वर्ड ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई बैंक है या कोई कंपनी है, ठीक है, अंबानी है या SBI बैंक है, अगर ये अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं कि भैया हम इंसॉल्वेंट हो गए या बैंकरप्ट हो गए हैं, तो ये फाइनली डिसाइड कौन करता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर नाम की एक अथॉरिटी होती है। ऑफिशियल लिक्विडेटर आते हैं और ये चेक करते हैं कि हाँ भैया ये पर्सन वाकई में लिक्विडेट हो चुका है, इसकी कंपनी अब डिसॉल्व कर दो। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। फिर आ जाओ सीधा IBC 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसमें यह बोला गया है कि बेसिकली इसमें याद रखना 200 पहले 180 दिन से 180 दिन तक आपको क्या करना? एग्जिट करा देना IBC को। IBC के अंदर एक बॉडी बनाई गई, उस बॉडी का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। ये किसके अंदर बनाई गई है? IBC के अंदर बनाई गई है। इसका काम क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट करता है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, हमें आके डिक्लेयर करो और हमारा सारा प्रोसेस इजी कर दो, तो उसके लिए ये काम करते हैं। इसमें जो बेसिकली पहले था कि आप 180 दिन तक मैक्सिमम ये सब चीजें कर सकते हैं, बट कुछ कुछ कंडीशनों में ये दिन बढ़े हैं, ठीक है, कहीं 120 है कहीं 180 है, लेकिन 180 में 90 दिन बढ़ जाते हैं, 270 दिन, और फिर 270 दिन में 60 दिन और बढ़ जाते हैं, तो 180 प्लस 90 प्लस 60, तो टोटल 330 दिन में आपको वो एसेट को पूरा लिक्विडेट करना है और एसेट को बेचना है और उस पर्सन को आपको एग्जिट कराना है। 180 प्लस 90, 270 प्लस 60, ठीक है, वो एक्सेप्शनल कंडीशन। 330 दिन मतलब आपको एक साल से पहले पहले उसको बाहर फेंकना है मार्केट से। इतनी बात समझ में आई? अब इसके अंदर हमने दो टाइप के बोर्ड बना रखे, एक बना रखा NCLT और एक बना रखा DRT।
एनसीएलटी जो बना रखा है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये किन के लिए? ये जो कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड है, ये उनको अगर ये सॉल्वेंट होती तो उनके लिए एनसीएलटी बना रखा है। ये भी किसके अंदर बना रखा है हमने? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर बना रखा है। एनसीएलटी फॉर कंपनी, डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल। हम और आप अगर वो होते तो हम जाएंगे डीआरटी और कंपनी जाएगी तो एनसीएलटी, और उस एनसीएलटी के डिसीजन को अपील करना है तो एनसीएलटी, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सब किसके अंदर बना है? आईबीसी एक्ट के अंदर बना। याद रखना, आईबीसी के अंदर ही एनसीएलटी बना है, डीआरटी बना है, आईबीसी के अंदर ही बना है आईडब्ल्यूबीआई। सीएसआर, सीएसआर का प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अंदर है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें बोला है कि कोई भी कंपनी जिसका 500 करोड़ से ऊपर एनुअल टर्नओवर होगा वो 2% अपना प्रॉफिट का हिस्सा सीएसआर में देगा। मतलब नल मल लगा दो कहीं पे, कोई क्रिकेट मैच दिखा दो मुंबई इंडियंस की तरह, ठीक है, इस टाइप से आप सीएसआर कर दो। ये मैंडेटरी है, और अगर आपने नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। एलएलपी आप नहीं रखना। हाँ, बहुत जगह पे ये वर्ड आएगा आपका एमसीए 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये डिजिटली जो भी प्रोजेक्ट बनाता है, ये जितने भी हमारे डिजिटली प्रोजेक्ट बनते हैं या ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट होते हैं, इसको हैंडल करता है एमसीए 21। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और 21 जो बेसिकली मर्जर है। ये 2006 का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इट इज अ ऑनलाइन पोर्टल। और इसमें एक चीज और याद रखना, यहां पे वर्ड मेंशन है सीपेस, सीपेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट। सीपेस भी किसका प्रोग्राम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कि आप सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, मतलब कोई बड़ी कंपनी और आप मार्केट से बाहर जाना चाह रहे हो, सीपेस। फिर नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आईईपीएफए। ये क्वेश्चन जो नहीं आया अभी तक, जिसमें पोटेंशियल है, वो बता रहा हूं मैं। सीएसआर पे आ चुका है आईईपीएफए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। कंपनीज एक्ट के अंदर है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें समझना, इसमें होता गया है कि कंपनी को यह बोला गया है कि ऐसे मान लो, ध्यान से समझना, कि मैंने शेयर मार्केट में मेरे कुछ सर्टेन अमाउंट, मान लो 2000 रुपए डले हुए, अब मैं निपट गया, ठीक है, और आपके 1 लाख डले हुए, आप निपट गए, आपके 10 लाख है, आप निपट गए, हम तीनों निपट गए। अब ये पैसा क्या है? ये पैसा डला हुआ, पता नहीं किसी को पासवर्ड वगैरह। अब इस जिन कंपनियों में डाल रखा है, 20 साल बाद उन कंपनी का कितना हर साल में डिविडेंड आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम वो डिविडेंड क्लेम ही नहीं कर रहे क्योंकि हम तो निपट गए। तो ऐसे सर्टेन डिविडेंड या ऐसे सर्टेन हमारे पैसा, ये क्या है? ये स्टोर होता है किस अथॉरिटी के पास? इसके पास, प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। और साथ साथ में इन्वेस्टर को एजुकेशन भी देता है कि आप इस कंपनी में पैसे फंसाओ, इस कंपनी में नहीं फंसाओ, ये सारी चीजें ये देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो पूरा पैसा जमा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। इसका जो पूरा पैसा जमा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। साथ साथ में ये हमें ये भी बताता है कि पॉन्जी स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स, व्हाट इज पॉन्जी स्कीम्स? आप 3 को बनाओ, 3 को बनाएंगे, 3 को बनाएंगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पॉन्जी स्कीम्स, ठीक है, जिसके चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनएफआरए, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कंपनीज एक्ट के अंदर है। इसमें यह बोला गया है कि कुछ भी अगर लगता है, कोई मान लो कोई कंपनी कुछ गलत काम कर रही है, या कंपनी का कोई आदमी गलत काम कर रहा है, या वो गलत तरीके से लोन ले रही है, कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है,
तो या उसके ऑडिटर जो जा रहे हैं उनको कुछ फेर बदल लग रहा है कि इकट्ठा कहीं से पैसा आ गया, इकट्ठा कहीं से विड्रॉल हो गया, ऐसी फाइनेंशियल फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करो आप, तो वो रिपोर्ट क्या करोगे? NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। किसी कंपनी के अंदर, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, अगर उसके अंदर कुछ भी गलत चीजें एक्टिविटी हो रही है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपनीज एक्ट के अंदर आप उसको यहां जा सकते हो और फाइल कर सकते हो। और ये गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी भी है, गवर्नमेंट एडवाइज भी करती है कि कंपनी को किस हिसाब से आप ऑडिट करो, उनका पॉलिसी शीट कैसी होनी चाहिए। इट इज एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये भी कंपनीज एक्ट के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, कि अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया हो बड़े लेवल पे, ठीक है, उसको हमें इसकी या होने वाला हो, ठीक है, तो वहां पे हम पूरी तरीके से जांच करेंगे कि उस कंपनी का स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट था, उस कंपनी का बैंकिंग या टैक्सेशन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं थी, ये सर्टेन चीज है। और याद रखिएगा, ये डिटेक्टिंग फ्रॉड है एंड प्रोसिक्यूटिंग और रिकमेंडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन। रिकमेंडेटरी है, प्रोसिक्यूटिंग बॉडी नहीं है। ये सिर्फ डिटेक्ट करेगी और अथॉरिटी को बता देगी, पुलिस को बता देगी, ईडी को बता देगी, भैया देखो ये कंपनी है, फलाने फलाने हमें इसको लगा है, ये गलत कर रही है। ये प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, सिर्फ क्या करेगी? रिकमेंडेड द प्रोसिक्यूशन। ये खुद प्रोसिक्यूशन नहीं करेगी, खुद चार्जशीट फाइल नहीं करेगी, ये किसी अथॉरिटी को बोलेगी कि भैया आप जाके क्या करो, ये चार्ज फ्रेम करो। याद रखना, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये वर्कआउट करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये टाइप से एक इंस्टीट्यूट है जो फ्यूचर है या ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं कि कैसे हमारा कॉर्पोरेट अफेयर का वर्क कल्चर होना चाहिए, कैसे पॉलिसी मेकर को काम करना चाहिए, ये सब चीज है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट CCI, जो बात कर चुका हूं, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर है, जिसका काम क्या है कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड ट्रेड। ये अमेंड कितनी बार हो चुका? 7, 9 और 23 में, और ये 17 में भी 4 बार अमेंड हो चुका है। आया कब था? 2002 में, 4 बार अमेंड हो चुका। ये क्या करता है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स और ये सब डोमिनेंट पोजीशन को ये सब रोकता है। खत्म, 9 चैप्टर खत्म। अरे हाँ हाँ खत्म। नेक्स्ट आता है 10 चैप्टर कॉमर्स। कॉमर्स में जो हमें देखना है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये यहां से एक आध क्वेश्चन तो पक्का, ठीक है, यहां से आते जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आता ही हमारा एक क्वेश्चन। इसमें जो हमें देखना है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखेगा। इंटरनल ट्रेड होगा, वो ये देखेगा। अब आप समझना, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, वो ये देखेगा। एक्सटर्नल कुछ हो रहा है तो वो ये देखेगा। सारी चीजें जो हमारी कैश क्रॉप्स, अपेडा, ये सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ट्रेड परफॉर्मेंस वगैरह नहीं देख रहे हैं, इसमें सीधा एक रिपोर्ट है, WTO की रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। WTO इशू करता है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। देखो सारी रिपोर्टें नहीं पढ़नी, पगला जाओगे। 100-200 कम से कम मिनिमम बता रहा हूं, जो फेमस हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट इशू करते हैं। अगर हम UNDP, UNEP, IMF, WMF इन सब के अगर हम उठाने लग जाए तो पर ऑर्गेनाइजेशन 10-10 रिपोर्टें इशू करता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। पढ़ना, एक ओवरव्यू सब पे मार लेना, बट जो न्यूज में रहती है उन्हें ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो WTO इशू करती है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। फिर एक जो हमारा ये सारी चीजें देखता है, DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड।
यही हमारी बनाते हैं एफटीपी। एफटीपी मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2015 से 20 बनी है, अभी 20 से 25 वाली चल रही है, डीजीएफटी। इसका हेडक्वार्टर देख लेना कहाँ है, शायद कोलकाता। रीजनल ऑफिस है कहीं का हेडक्वार्टर नहीं, तो जहां रीजनल ऑफिस बहुत सारे हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। चार है ना, ठीक। फिर ये क्या हो गया, कोचिन, मुंबई एंड ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक ठीक ठीक। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, डीजीटीआर। ये क्या होता है कि किसी पे अगर किसी कंट्री पे हमने गलत आपको ड्यूटी लगा दी, तो उस ड्यूटी पे सही तरीके से करना, उस ड्यूटी को हटाना, ये टाइप से प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव बॉडी है फॉरेन ट्रेड रिलेशन में। अगर हमने किसी का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, कुछ अदर ड्यूटी लगा दी जो नहीं लगानी थी, या कुछ ज्यादा लगा दी, तो इन सब चीजों पे मेजर्स पे हमारा ये काम करता है डीजीटीआर, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल एंटी डंपिंग ड्यूटी, सीवीडी, ये सब चीजों पर। नेक्स्ट डीजीसीआईएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करता है, पूरे हमारा जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उन सबकी डाटा को इकट्ठा करता है, कलेक्शन करता है, कंपाइलेशन करता है, एनालिसिस करके डिसेमिनेट करता है। इंडिया का होल सोल है कमर्शियल डाटा, कमर्शियल डाटा। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, ईआईसी, ये हमारी एक सर्टिफिकेशन बॉडी है। मान लो मैं कोई बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं सामान, या बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं, तो जो बाहर वाला बंदा वो मेरे पे ट्रस्ट कैसे करेगा, जब तक मैं इस बॉडी से क्या नहीं लेता हूं, सर्टिफिकेट नहीं ले लेता हूं। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन बॉडी है इंडिया की। अगर इंडिया से कुछ भी बाहर अगर मेरे को करना है तो ईआईसी मुझे क्या करेगी, वो क्या लाइसेंसिंग देगी। ईआईसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, एआईसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और दूसरा ये भी इंश्योर करती है कि मैं कौन सा सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उसकी क्वालिटी एंड सेफ्टी वो भी मुझे पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन देगा कि भैया तुम्हें आम या कैश क्रॉप या कुछ भी चीज तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सेफ्टी ऑफ दैट प्रोडक्ट, ये भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बात सुनना है ईआईसी का। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, आईआईपी, ये भी ऑटोनोमस बॉडी है। अब ऑटोनोमस बॉडी और मैंने कहा रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिटेबल है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से रजिस्टर्ड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूपीओ, वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, उस हिसाब से हम काम करते हैं। वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक ही है। आईआईएफटी, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इंडिया की खुद की यूनिवर्सिटी है, यहाँ एडमिशन लिए जाते हैं जहां पे पढ़ाया जाएगा कि हमें कैसे फॉरेन ट्रेड होता है, कैसे क्या पूरा करिकुलम है। इट इज अ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के उसमें काम करती है। फिर नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम, ये इंपॉर्टेंट है। 2016 का डिजिटल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने बनाया पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस, जहां पे सरकार क्या करेगी, अब सरकार आम आदमी से कुछ भी ले सकती है और आम आदमी सरकार से डायरेक्ट ले सकता है। दूसरी बात, इसमें अगर हम कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, तो हम इसमें अपना सामान डाल सकते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजन। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली हमसे क्या कर लेगी, खरीद लेगी चीजों को। सर्टेन रिजर्वेशन दिया है एससी एसटी ओबीसी, सॉरी एससी एसटी एंड वुमेन, एससी एसटी एंड वुमेन। और इसी के अंदर कुछ फेमस प्रोडक्ट, फेमस इनिशिएटिव चलते हैं लाइक ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट आता है कमोडिटी बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में 500 के 500 स्ट्रेटेचर, 5 ही बोर्ड है 5 क्रॉप के, और सारे के सारे स्ट्रेटेचर है। वो 500 कौन से है, टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस एंड टोबैको। ठीक है, ये 500 के 500 इंपॉर्टेंट है। 500 के 500 के एक डिफरेंट एक्ट से रजिस्टर्ड होते हैं।
सबके सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, पांचों की स्पेसिफिक स्कीम है, सारी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है। अरे आ रही है बातें समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मान के चलो डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट अपेडा। अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा जो भी हमारा एग्रीकल्चर या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट बनता है इंडिया में, उसकी एक्सपोर्टिंग की नोडल अथॉरिटी है, एक्सपोर्ट यही करेगा। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अपेडा एक्ट है 1985 का। इसका क्या है, कोई भी प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट करते हैं और उस एक्सपोर्ट में या तो जो कोई कर रहा है उसको मदद करेंगे, अपेडा बॉडी। फिर इसका जो मेन काम है कि ये सारी चीजों को देखेगा कि इंस्पेक्शन ऑफ मीट वगैरह जो हो रहा है स्लॉटर हाउस में, वो लीगल है इलीगल है, प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्टोरेज प्रमाइसेस जहां पे स्टोर करके फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इन सब के स्टैंडर्ड्स को क्या करेगा, फिक्स करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, कोई एक्सपोर्ट में कोई हमें स्कीम, सब्सिडी स्कीम वगैरह देनी है तो वो हम देंगे, ये सब अपेडा करेगा। समय समय पे ट्रेनिंग देता रहेगा जो ये सब काम कर रहे हैं। अपेडा की मैंडेट मतलब मैंडेटरी है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करेगा कुछ सर्टेन चीजों पे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, ये सर्टेन चीजों पे करेगा। हम सारी चीजों पे ये करते हैं, ये सब लिख लीजिएगा। चॉकलेट्स ऑफ ऑल काइंड्स, गुआर गम, फ्लोरिकल्चर, पापड़, चटनी, पिटनी, ये सब चीजों पे ये कौन करेगा, अपेडा करेगा। कुछ भी चीज बीच में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहीं नहीं है, हर जगह अपेडा। अगर एक्सपोर्ट आया तो अपेडा, चाहे वो कमर्शियल क्रॉप हो लाइक कैश्यू नट्स हो, या आपकी नॉर्मल प्रोसेसिंग कुछ हो, या आपके नॉर्मल एग्रीकल्चर या बेकरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, वो किसके अंदर आएगा, अपेडा के अंदर आएगा। उसके अलावा अपेडा ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ जीआई टैग। किसी को अगर जीआई मिला है तो उसकी भी वो क्या करेगा, रखवाली करेगा। अपेडा एक हमारा सेक्रेटरीट, अपेडा को जो है वो एज एनएबी, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड, ये सर्टिफिकेट देता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब यहां पे देखना, अगर इंडिया में कोई ऑर्गेनिक फूड बन रहा है और अगर वो इंडिया के अंदर बिक रहा है ऑर्गेनिक फूड, तो उसको संभालेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और अगर इंडिया से वो बाहर जा रहा है तो उसको कौन संभालेगा, अपेडा। ठीक है, अपेडा संभालेगा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आगे बात सुनना, इंडिया के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा है और इंडिया में ही बिक रहा है तो उसको कौन संभालेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और अगर वो बाहर जा रहा है तो उसको संभालेगा अपेडा। आई बात समझ, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और वो उसकी ये सर्टिफिकेशन बॉडी है, एनपीओपी। एनपीओपी इज अ सर्टिफिकेशन बॉडी। जब तक आप ये सर्टिफिकेट नहीं करेगा कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तब तक वो बॉडी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सेम ऐसी है एम्पेडा। एम्पेडा मैरीन जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, मैरीन जो भी प्रोडक्ट बनते हैं हमारी, जो भी फिश बन रहा है या कुछ भी हम उसके वो स्वाम्प वगैरह, अगर कुछ भी हम, स्वाम्प ही होता है ना, श्रिम्प्स होते हैं, ठीक है, फिश होती है, श्रिम्प होती है, ये कुछ अगर हम एक्सपोर्ट कराना हो तो हम किससे करेंगे, एम्पेडा से। एम्पेडा भी स्टैट्यूटरी बॉडी है 1972 के एक्ट से। आई बात समझ में? इन सब के जो अपेडा हो, एम्पेडा हो, इनके कोई चेयरमैन, इनके मिनिस्टर नहीं रहते, सब सेक्रेटरी लेवल पे रहते हैं। अधिकतर सब क्या रहेंगे, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद है, इनके कोई मिनिस्टर का कोई लाइन नहीं रहती, टोटल ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज है सबकी सब, अपेडा मेपेडा ये सब। अरे आ रही है बात की नहीं आ रही समझ में? तो नहीं मैडम, वेरी गुड। नेक्स्ट एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये अपन पढ़ चुके हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस कमेटी से बनाया था? 2005 में ये बना है, एक्ट बना है, शैलेश नायक कमेटी। शैलेश नायक कमेटी से कोस्टल रेगुलेशन जोन। मेहता कौन है? बाबा कल्याणी कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, बाबा कल्याणी कमेटी रिपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है कि यहाँ पे आपके सर्टन चीजों का आपका एक अपना ही देश बना दिया जाता है, ठीक है, जहां आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फीस आपकी जीरो लगती है, ठीक है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकते हो, आपको एक खुद के बैंक बना दिए जाएंगे, यहाँ पे एक सर्टन आपको प्रमोशन और एक्सपोर्ट्स के लिए बना दिया जाएगा। बात सुनना, SEZ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। प्रमोट करने के लिए इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। आप पे कैपिटल गेन टैक्स यहां पे नहीं लगता कुछ सर्टन सालों तक, आप पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये सर्टन बेनिफिट्स मिलते हैं SEZ में आने के लिए। नेक्स्ट, ये भी बहुत जगह सुना होगा, ECGCIL, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? एक बॉडी है, PSU है। ये क्या करेगी कि अगर कोई जैसे मान लो मैं टीवी एक्सपोर्ट कर रहा हूं ताइवान में, ठीक है, तो टीवी टूट फूट जाए, मेरी करोड़ों की टीवी जा रही है एक साथ, ठीक है, तो ये अथॉरिटी आएगी और बीच में कहा जाएगी भैया तुम्हारा रिस्क के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं। कुछ भी टूटेगी टाटेगी या जापान वालों के साथ कुछ उसने दिक्कत कर दी, कस्टम रूल्स कर दिए, तो हम बीच में आएंगे तुम्हारे सपोर्ट के लिए। तो ये क्या है? एक टाइप से एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहा है ताकि क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस मिल जाए, ठीक है। जो भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं मुझे एक कोई बीच की सहूलियत मिल जाए कि भैया मेरा जो भी यहां से सामान जा रहा है वो सही सलामत वहां पे पहुंच जाए। नहीं आ रहा समझना? आया समझना पक्का? फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज RoDTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स मतलब इसमें क्या होगा कि मान लो मैंने कोई सामान भेज दिया बाहर और मेरी सर्टेन ड्यूटी लगी, टैक्स लगा, मैंने जो एक्सपोर्ट किया, अब मेरा लग गया टैक्स मान लो 1,00,000 रुपए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या करेगी? रीइंबर्स कर दी, ठीक है, कि भैया आपका रेमिशन कर दिया, छूट कर दिया, जो भी आपकी ड्यूटीज और टैक्स लगी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर। बात करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेमिशन ऑन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, कि अगर कोई एक्सपोर्टर है उसकी कोई सर्टेन टैक्स या ड्यूटी लगी है तो उसे वो रीइंबर्स हो जाएगा। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? CBIC, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब याद रखना, इसको जब इंप्लीमेंट करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन मिनिस्ट्री किसके अंदर आ रहा है? कॉमर्स के अंदर आ रहा है। ये बात याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसको पूरा बिल मिल बना के करता है, लेकिन ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही रेगुलेट होता है। गुड। नेक्स्ट, माई इनिशिएटिव, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, इसमें क्या है कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारे 2020 से 25 चल रही है, उसके अंदर में ये बोला गया कि कैसे हम नए नए एक्सपोर्टर को और जोड़े और कैसे पुराने एक्सपोर्टर को हम बास्केट बढ़ाएं कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को और क्या करो, एक्सपोर्ट करो। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग देंगे, उनका हम ब्रांड प्रमोशन करेंगे, उनके हम फेयर लगाएंगे, मार्केट फेयर लगाएंगे, उनके बारे में हम चीजें बताएंगे। तो ये सर्टेन चीजें हम प्रमोट करेंगे अंडर माई इनिशिएटिव। बात समझना कि आप नए नए हो आप या पुराने हो, आपको थोड़ा सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, एम्पेडा, सेम अपेडा जैसी है, नहीं 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 वो सेम ही थी क्या? सेम ही है, वो अथॉरिटी थी, उसके अंदर ये स्कीम चलाई गई है, एम्पेडा के अंदर ये स्कीम चलाई गई है। सेम है बाकी सारा काम, लेकिन स्पेसिफिक ज्यादा फोकस किया गया SC ST और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक, नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइस, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम क्या है ये समझना कि यहां पे इस स्कीम के तहत
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को क्या, जो उनकी एजेंसीज है उनको फंड दिया जाएगा ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, ताकि उस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपोर्ट बढ़े। जैसे महाराष्ट्र को दे दिया तो मुंबई का पोर्ट अच्छा डेवलप कर दो, गुजरात को दे दो तो गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है उसको आप डेवलप कर दो। तो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है आप, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लैब सेंटर बना सको, ताकि क्वालिटी चेक होते रहे आपके एक्सपोर्ट की। और ये सर्टन चीज है, आप ज्यादा से ज्यादा वहां सर्टिफिकेशन लैब बनाए ताकि प्रमोट हो हमारा ये ट्रेड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ताकि आपका क्या हो, एक्सपोर्ट हो। बात आई समझ में, टाइस। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्लांटेशन सेक्टर। प्लांटेशन सेक्टर के अंदर वही 5 बोर्ड जो हमने कमोडिटी बोर्ड पढ़े अभी, सेम है। फिर ये है निर्यात बंधु स्कीम, बहुत पुरानी स्कीम है। ये क्या है, जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है बुला के या ऑनलाइन मोड पे, ठीक है, और आपके अंदर स्किल नीड्स डालेगी, चाहे आप इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी चला रहे हो, ताकि आप इंटरनेशनल ट्रेड में घुस सके। ठीक है, आपको चाइना के मार्केट में जाना है तो आपको मैंड्रीन सिखाई जाएगी, आपको जापान के मार्केट में जाना है तो जापानी सिखाई जाएगी, आप में स्किल डाली जाएगी ताकि आप यहाँ पे जाके काम कर सके। आपको सारे रूल्स बताए जाएंगे कि आपको इस कंट्री में जाना है तो आपको ये इसमें सर्टेन चीजें चाहिए। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, यही वो वोकल फॉर लोकल या ओडीओपी। भारत मंडपम, ये भारत मंडपम बेसिकली एक सेंटर बना दिया जहां पे बड़े बड़े एग्जीबिशन होगी, इंटरनेशनल एग्जीबिशन होगी, जहां पे हम अपनी शोकास करेंगे इंडिया का ट्रेड, इंडिया के कमोडिटीज, ये सब चीजें। भारत मंडपम, इसके बारे में पढ़ लेना, थोड़ा न्यूज में रहा भारत मंडपम। G20 इवेंट्स में भी हमने यही वो किया था, होस्ट किया था भारत मंडपम। फिर इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे, तो यही हमारे EFT अपन कर चुके हैं, इसके साथ जो हुआ हमारा, बस EU और इनके साथ हमारे किसी के साथ में। इंडिया आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे आप प्यार से आरसेप कहते हो, सॉरी कहोगे, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको कई जगह आरसेप भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 11th, इंडस्ट्री। थके तो नहीं हुआ, वेरी गुड। अब इसके अंदर एक चीज याद रखना, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री है इंडस्ट्री में, ठीक है, कहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, कहीं मिनिस्ट्री ऑफ माइन है, तो कोई एक ही इंडस्ट्री नहीं है इधर, इधर हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री पढ़ेंगे। DPIIT का पुराना नाम वगैरह साथ मतलब नहीं है, क्या 50 पेज का चैप्टर है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है पूरी पूरी, ठीक है। यहां सबसे पहले PM गति शक्ति, PM गति शक्ति, NMP, नेशनल मास्टर प्लान, इसको ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मॉनिटर कर रहा है, बाकी 16 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का ये ओवरऑल प्लान है। और इसमें 2 चीजें, गति एंड शक्ति, ठीक है, पावर एंड स्पीड, ये दोनों चीजें इसमें एड ऑन हुई है कि कैसे हम उस चीज को और बेटर से बेटर कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारी स्कीमों को जोड़ लिया, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान। दूसरा इसका एक और ऑब्जेक्टिव है, टू रिमूव द सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में से कम किया, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा कर दिया, तो हम इसको सेक्टोरल गैप एंड रीजनल गैप, इसको हमें क्या करना है, कम करना है। फोकस ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और हर मिनिस्ट्री को स्पेसिफिक टारगेट दे रखे, रोड ट्रांसपोर्ट को अलग दे रखे, पोर्ट वाले को अलग दे रखे कि भैया तुमने इतने टाइम में क्या किया क्या नहीं किया, ये सबको हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टारगेट दे रखे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, बहुत फेमस है, न्यूज में चली थी, आया नहीं अभी तक क्वेश्चन, नेशनल लॉजिस्टिक नहीं आया अभी तक एनएलपी पे, क्योंकि इंडिया की पहली बार ये पॉलिसी आई है। आज तक कभी हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी आई नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का बेसिकली टारगेट क्या है। ये हमने बनाया है वर्ल्ड बैंक के अप्रोच से। वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा था कि भैया इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 14 से 17%, जो नेशनल जो इंटरनेशनल अगर हम कहें वो 6 से 8% चलता है। तो हमें ये 2030 तक इंडिया को 8% पे लेके आना है, जो अभी इंडिया का 14 से 18% है। और इंडिया इसमें एक इंडेक्स होता है एलपीआई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन इशू करता है? वर्ल्ड बैंक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक इशू करता है और इंडिया उसमें बहुत पीछे रहता है हमेशा। और उसमें भी याद रखिएगा उसके भी 6 डायमेंशन है, 6 इंडिकेटर्स है। क्वालिटी ऑफ ट्रेड, सेकंड डिलीवरी टाइम, तीसरा लॉजिस्टिक सर्विस, चौथा ट्रैकिंग ऑफ कंसाइनमेंट, पांचवा कॉम्पिटिटिव प्राइस शिपमेंट, एंड छठा सिंप्लिसिटी ऑफ क्लियरेंस प्रोसेस। उसी को देखते हुए हमने एक और इंडेक्स इशू किया, दैट इज लीड्स, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इसमें जो हम एक इंडेक्स बनाएंगे, हर स्टेट कितना बेटर लॉजिस्टिक मेंटेन कर रहा है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। 2018 का प्रोग्राम है। ठीक है, और इंडिया भी अब ये जो लीड्स रिपोर्ट है वो इशू करने लगी। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। लीड्स रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। पहले कुछ और बोला था क्या? किसकी में? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में अभी क्या बोला कि डिफरेंट मिनिस्ट्री रहेगी, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रहेगी, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री भी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी रहेगी। लीड्स, ठीक है। बाकी टॉप परफॉर्मिंग और ये सब आपको करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसमें हम क्या करेंगे कि इंडिया में और इंडिया के बाहर हम एक यूनिफाइड बनाएंगे, मतलब कि एक जैसा इंटरफेस, मतलब सॉफ्टवेयर सबके अलग अलग, सॉफ्टवेयर एक जैसे सब कर दो। एमपी से यूपी में कोई माल जा रहा है तो यूपी का अलग सिस्टम नहीं होना चाहिए, यूपी से कर्नाटका जा रहा है तो सबके एक जैसे यूनिफाइड रखो, सबका एक जैसे ट्रेनिंग दो, सबका एक जैसे इंटरफेस रखो। इंटरफेस मतलब एक प्लेटफॉर्म रखो जहां पे वन क्लिक पे सबको सेम चीजें मिले, ताकि इजी हो, ताकि क्लियरेंस में प्रॉब्लम ना हो, सबके डॉक्यूमेंटेशन एक जैसे मंगाओ। ऐसा नहीं कि यूपी में अगर हमारा सामान जा रहा है तो 10 डॉक्यूमेंट है और राजस्थान में जा रहा है तो 4 डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट या तो यूनिफॉर्म रखो और डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अलाउ करो, बात ऐसे में। तो एक जैसा प्लेटफॉर्म चलने के लिए यूरोप, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। कल में लेगा छुट्टी, ठीक है। IPRS, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। ये क्या है कि इंडिया में जहां जहां इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, ठीक है, उनकी रेटिंग हो, ताकि बाहर का कोई कंट्री या कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो देखे कि हाँ भैया ये इंडस्ट्रियल पार्क बढ़िया, ठीक है, कि भैया पीतमपुर अच्छा है, नहीं भैया मंडीदीप अच्छा है, तो ये वाले इंडस्ट्रियल पार्क ऐसे क्या इनकी रेटिंग होगी। इस रेटिंग में कौन कौन रहेगा? DPIIT के अलावा इन्वेस्ट इंडिया एंड ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
तीन लोग इस पूरी एक्सरसाइज को डेवलप करेंगे। अब इन्वेस्ट इंडिया क्या है? ये जस्ट अ पॉलिसी है इंडिया का, डीपीआईआईटी करता है ताकि प्रमोट कर सके। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, फिक्की, सीआईआई, नास्कॉम और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अपना वाइब्रेंट इंडिया, अभी मध्य प्रदेश में अभी भोपाल में इन्वेस्टर समिट हुई है, तो ये सब प्रमोट करता है कौन? इन्वेस्ट इंडिया। जैसे आपने भोपाल का भी 23-24 फरवरी को हुआ था ना, अरे हुआ तो था इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सुने हो ना पूरे हर जगह। तो वहां पे आप देखोगे नीचे लिखा रहेगा इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया प्रमोट करता है हर जगह पे कि आप हर साल में अपने यहाँ पे, जैसे एडवेंचरस असम, ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात, इस टाइप की समिट ये लोग प्रमोट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये ओडीओपी बता चुका हूं ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। PLIS, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये अंडर आत्मनिर्भर भारत हमने इनिशिएटिव लिया कोविड के दौरान, जिसमें 14 सेक्टर को इंक्लूड किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बढ़िया करना ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा है। बहुत सारे सेक्टर है इसमें, लगभग टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। स्टार्टअप इंडिया जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप स्कीम। फंड ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड मतलब ये होता है कि कोई, मतलब डीपीआईआईटी ने स्टार्ट किया कि भैया जैसे मान लो कि आप लोग सब स्टार्टअप करने वाले हो, मैंने अपना 1000 करोड़ का फंड रख लिया, ठीक है। तो आप लोग भी नए हो, बस मैंने फंड रख लिया, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हूं कि भैया 100 करोड़ आप ले आओ, 100 करोड़ आप ले आओ, 100 करोड़ आप 100 करोड़ रुपए लेके आ गए, आपको मैंने दिए 100 करोड़। अब आप 100 करोड़ रुपए का नहीं अपना स्टार्टअप खोलो, तो आपका फंड जो है वो मैं हूं, ठीक है। अब मैंने भी पैसा किसी से ले रखा, बैंक से या उससे, तो मैं आपको उधार दूंगा, आप अपना सेटअप खोलो। अगर आपको और कोई एग्जिस्टिंग बैंक या कोई नहीं दे रहा, तो आप आके मुझसे पैसा लो। दैट इज कॉल्ड फंड फॉर फंड्स। किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। किसने किया? डीपीआईआईटी ने किया। सेम ऐसे ही क्या है एक और, सीड फंड। सीड फंड क्या होता है? स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जब आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, तब आप एंट्री बेस पे आपको एक कोई फंड की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सीड फंड। सीड फंड इनिशियल के लिए जरूरी होता है। प्रोटोटाइप बहुत जगह सुनोगे, प्रोटोटाइप मतलब डुप्लीकेट, सेम कॉपी बना देना, प्रोटोटाइप। सेम क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, इनकम टैक्स एग्जम्पशन की जरूरत नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया का खुद का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए डीपीआईआईटी काम कर रहा है। डीपीआईआईटी कैसे काम कर रहा है? वो बहुत सारी चीजों पे कर रहा है। पहले कंप्लायंस बर्डन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। कंप्लायंस बर्डन को कैसे कम कर रहा है? जन विश्वास से। ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन दिया है। जन विश्वास एक्ट है 2023 का, इसमें क्या कर रहा है ये समझना कि आपका एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा, उसमें मान लो आपने कोई छोटा मोटा कभी क्राइम किया, ठीक है, जो बहुत ही माइनर ऑफेंस है, जो हमने क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया, तो क्रिमिनल ने सारे ऑफेंस को सिविल ऑफेंस बना दिया। कभी आपने कोई टैक्स नहीं भरा 2-3 साल का, तो आपको परेशान कर रहे हैं टैक्स ऑफिसर की, जेल जाओगे जेल जाओगे, तो ये चीजें हटा दी और हर क्रिमिनल ऑफेंस को क्या कर दिया? सिविल ऑफेंस कर दिया। तो सारे क्रिमिनल ऑफेंस क्या हो गए? सिविल ऑफेंस हो गए। चुपचाप से पेनल्टी भरो और मुक्त हो जाओ, ताकि जनता का विश्वास है किस पे? गवर्नमेंट पे। दैट इज कॉल्ड जन विश्वास, ठीक है। जिसमें क्या करेंगे कि हमने डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंस एंड कंप्लायंस कि हमने बहुत सारी चीजों में क्या कर दिया? सर्टेन छोटे छोटे माइनर ऑफेंस को सिविल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया। इन तो नहीं आ रही, थक तो नहीं रहा, ठीक। सेकेंड, जन विश्वास 2.0, इसमें हमने और चीजें इंक्लूड कर दी है, जिसमें हमने और सारे सेक्टर को जोड़ ली, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना जन विश्वास क्या है। यहां पे सरकार ने सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट, बी रेडी इंडेक्स अपन पढ़ चुके हैं। बिजनेस रेडी इंडेक्स, इट इज अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इशू किसने किया? वर्ल्ड बैंक।
फिर आपका फेमस आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब डीपीआईआईटी करता है। अब इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं? आईपीआर के अंदर ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जीआई, कॉपीराइट्स, सेमीकंडक्टर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, ये सर्टेन चीजें आती हैं। इन सब का नोडल डिपार्टमेंट लगभग लगभग आपका कौन होता है? डीपीआईआईटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ग्लोबली इसको कौन करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबली। ठीक है, एक हमारी नेशनल आईपीआर पॉलिसी बनी थी 2016 की, नेशनल आईपीआर पॉलिसी, ये भी इंडिया में पहली बार बनी। और इसके अंदर एक बॉडी, इसके अंदर एक सेल बना था, दैट इज कॉल्ड सीपम, सेल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट मैनेजमेंट, सीपम। इसमें आएगा मेंशन सीपम, नहीं है सीपम, सीपम लिख लो ना, CIPM, सेल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट मैनेजमेंट। और ये सब हमने क्यों किया गया है? इंडिया कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कब का है? 2001 का, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू WTO। तो हमने कंप्लायंस किया WTO के साथ। नेक्स्ट ये QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है। ये क्या करती है? किसी भी जो भी चीज हमारी बनती है उसका क्वालिटी बेस ये सब चेक करती है। कौन? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक टाइप से एक्रीडिटेशन बॉडी है। जैसे यूनिवर्सिटी को हमारा एक्रीडिटेशन कौन मिलता है? NAAC, नेशनल एक्रीडिटेशन, NAAC होता है ना, नेशनल एक्रीडिटेशन। फिर एक मतलब क्या होता है? एकेडमिक सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो सेम नैक जैसा, नैक हमारी एकेडमिक बॉडी को देती है, QCI हमारी जो भी चीजें बनाती है उनकी सर्टिफिकेशन बॉडी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस पे एक बार क्वेश्चन आया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पर, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है। और इसके जो मेंबर है CII, FICCI और ASSOCHAM, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। चेयरमैन जो QCI का जो रहेगा वो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो चेयरमैन ऑफ QCI जो रहेगा वो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। NID के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट जहां वो सिखाते हैं धागे कैसे डालने और ये बोलता ना, अरे क्या कहते हैं उसको, सुई धागा इस टाइप से, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट कपड़े कैसे पहनने ऊट पटांग से, तो वो डिजाइन क्या होता है फिर? वो NIFT होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशर। तो NID इंटीरियर डिजाइन के लिए होता है, सेम ही चीज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अभी आज ही कोई आए थे, उन्होंने कहा अहमदाबाद, कौन थे, कौन थे? आज ही तो मैं किसी से बात किया, उसने कहा कि उन्होंने NID से कोर्स किया, अहमदाबाद से। हमने किससे ज्यादा बात किया? नहीं नहीं नहीं, घर से नहीं, उससे पहले और उनके बाद और किसी बात किया आपने ज्यादा? अरे आज ही मैं किसी से बात करूं, अपनी क्लास के, जिन्होंने कहा उनकी सिस्टर NID अहमदाबाद से पढ़ के अभी कर रही है कुछ, ठीक है, आपके यहाँ से कोई है, तो उन्होंने कहा इंटीरियर डिजाइन का कोर्स है वो, आराम से। नहीं 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 नहीं। नेक्स्ट NICP, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो है वो टोटल अभी आपके 11 कॉरिडोर बन रहे हैं, वो अलग अलग फेज में बन रहे हैं, बहुत पुराना प्रोग्राम है। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसको अलग अलग लेवल पे फंडिंग की जा रही है, जिसका एक फेमस है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ऐसे अमृतसर है और बहुत सारे हैं, लेकिन उसके मेरे को फंडिंग का बस देख रहे हैं कि फंडिंग कहां कहां से हो रही है इसकी। ग्यारह बन रहे, कितने बन रहे? 11 ही बन रहे ना?
एक की एडीबी से होती है, किसी की वर्ल्ड बैंक कोई कर रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ कर तो रहा है। डीएमआईसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस जापान का ओडीए। जापान हमको लोन नहीं देती, जापान हमको बोलती है ओडीएल, ऑफिशियल, वेरी गुड, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट प्लस जापान। सीबीआईसी चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये जीका कर रही है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। फिर बीएमईसी बैंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये यूके कर रही है, ब्रिटेन। फिर हमारा ये कौन सा एक और है हमारा, वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम प्यार से ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट है, एक तो देखो वेस्ट कोस्ट है, एक ईस्ट कोस्ट है, तो ये ईस्ट कोस्ट की बता रहा हूं मैं, उसको फंड किया एडीपी ने, ठीक है। ये अभी बनना, इतने बन रहे, बाकी जो 5-6 जितने भी बचे हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, है ना। ये 4-5 अभी स्टार्ट हो गए, जिनकी फंडिंग अभी आ गई है। अब आ जाओ ये वाला इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, ये आईआईटी बता दिया होगी मैंने, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन परफॉर्मेंस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। तो 8 कोर कौन सी है, ये देख लो, 3 सी होते हैं, कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, फिर नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, टोटल 8 होते हैं। हर महीने ये इंडेक्स रिलीज होता है, 8 कोर इंडस्ट्री, इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। रिलीज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन वेटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा तो वेटेज ज्यादा किसका रहता है? किसका रहता है? इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, पेट्रोलियम है, सबसे ज्यादा रहता है आपका रिफाइनरी, और सबसे कम कितना? 2% फर्टिलाइजर, ठीक है। हर मंथ पब्लिश करता है सीएसओ, बेस ईयर 11-12, बेस ईयर 11-12, सीएसओ, सीएसओ बोला था ना, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, सीएसओ, सीएसओ। नेक्स्ट, हैवी इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आ जाओ तो एक की दो स्कीम, अभी मैंने बोला था फेम 2 का नाम क्या चेंज कर दिया? नहीं, मैं बोला हूं चेंज हुआ, फेम 1 थी 15 से 20, फेम 2 थे 20 से 25। अरे यार अभी मैंने पढ़ाया आपको, या तो मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ, आप ही लोगों को पढ़ाया। फेम 2 का नाम ने चेंज कर दिया, 2020 से 25 थी, 24 में उसका नाम चेंज कर दिया। पढ़ा ना मैडम, ये आप लोग पन्ने पलटाओ, फेम 2 का नाम। हाँ क्या? नहीं ये नहीं पढ़ा है, तो दूसरा। थक गए हो गए ना सर, आज नहीं थके आप? थक गई आप मैडम? अब तो आप अगर आपसे मंदिर में तो मंत्र पढ़ती हो, मुझे गाली बकती हो मुझे तो बताओ, अभी मैंने सीखा तो मैडम को ऐसे मंत्र पढ़ रही थी, मुझे लग रहा है मेरे को गाली। पीएमई ड्राइव, अब आपने कहां से बोल दिया? ये अभी बोला था, आपको सुनाई दिया? पीएमई ड्राइव है, पीएमई ड्राइव, फुल फॉर्म बोलते थे ड्राइव का, इलेक्ट्रिक के बाद ड्राइव का DRIV का भी है। आर से तो रिजुवनेशन है, आई से इनोवेशन है, वी से व्हीकल है। पीएमई ड्राइव है ना, पीएमई ड्राइव नाम चेंज हुआ है, फेम 2.0 का है ना, ये मैं करा चुका हूं, फुल फॉर्म इसका पहले आपने लिख चुके हो गया।
तो आपको सिर्फ एक चीज की देरी होती है, क्या? पन्ने पलटाने की। दैट इज कॉल्ड प्यार से रिवीजन, और जो कि आप नहीं करते हो। वेरी गुड। और इसी आपको पता भी है, तो उसके बाद भी नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आता है एमएसएमई सेक्टर। हैवी इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा इंपॉर्टेंट? हैवी इंडस्ट्री के अंदर सीपीएसई आता है, और ये आपका पीएमई ड्राइव भी हैवी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। फेम 2.0 भी हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये जितने भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वगैरह है सब हैवी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। बैटरी, लिथियम आयन कुछ भी आए सब इसी के अंदर कर देना, पीएम ई ड्राइव के अंदर। आई बात समझ में? ये फेम इंडिया, आपने ये बोला था मैडम है ना अभी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, उसी को हमने प्यार से क्या बोल दिया? प्राइम मिनिस्टर लिखना जरूरी है हम हर स्कीम के आगे, चलेगी नहीं, फंड नहीं आएगा। पीएम ई ड्राइव, ये पन्ने, ये वेदिका ने चाहते कि सर को क्या नहीं पढ़ाना, वो खुद ही डिसाइड कर रही है कि उसे क्या हटाना है। ये इसमें नहीं है, इसमें जुड़ा क्या है? ये एमएसएमई, एमएसएमई समझना। एमएसएमई एक्ट है कब का? 2006 है ना, 6 के। एमएसएमई एक्ट 2006, साथ में आया तो 6 का ही होगा। डेफिनेशन चेंज हो गई, वो याद रखने की जरूरत है नहीं आपको। ये याद रखना, एमएसएमई समाधान, ये जो समाधान संबंध, ये दो चीज है। समाधान क्या है कि अगर मान लो आपका कोई इश्यू हो गया एमएसएमई में, सप्लायर और बायर का डिले पेमेंट का, पेमेंट नहीं आ रहा, तो कहां जाओगे? समाधान में। अगर 45 दिन से ज्यादा का पेमेंट डिले हो गया तो ठीक है, कहां जाओगे? समाधान में। संबंध में क्या है कि आप क्या करोगे कि जो भी आप बना रहे हो, मतलब आप कोई चीज बना रहे हो एमएसएमई की, तो आप उसको शेयर करोगे सर्टेन जगह पे, और गवर्नमेंट जो रहेगी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, वो आपकी चीजें देख लेगी, आपकी चीजें चाहिए तो वो आपकी चीजें खरीद लेगी। और गवर्नमेंट रेगुलेटरी क्या करेगी? प्रोक्योरमेंट भी देखती रहेगी, कुछ गलत चीज तो बिक नहीं रही है और खरीद नहीं रही है। दैट इज कॉल्ड एमएसएमई संबंध, बायर, सेलर और गवर्नमेंट के। इंपॉर्टेंट है चैंपियन, चैंपियन पोर्टल बना है। एमएसएमई की कोई भी शिकायत अगर होती हो तो आप मुंह उठा के आ जा सकते हो चैंपियन पे। बात समझ में आई? यहाँ पे तत्काल आपकी सेवाओं का निराकरण किया जाएगा, बट याद रखिएगा ये पोर्टल खुलता ही नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का मतलब यह है कि आप नया नया बिजनेस खोला है आपने, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो एज ए एमएसएमई प्लेयर। जैसे आप यहाँ कर लेते हो तो आपको सर्टेन लोन मिल जाता है पीएम मुद्रा से, और इन सबसे आपको लोन मिल जाएगा। ये ट्रेड सर्टिफिकेट, जीएसटी, ये सब आपको मिल जाएंगे। आपका ऑटोमेटिकली लिंकेज हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और सबसे। किससे? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। केवीआईसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, केवीआईसी, ये बहुत पुराना है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ एसएमई है। हाँ, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। और इसकी ये जो पीएमईजीपी है, ये भी बहुत पुराना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये इस केवीआईसी को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये भी एमएसएमई के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट है। पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी बहुत पुराना है, 2004-5 का। क्या क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? क्या हो गया? थक गई? क्या बोल रही हो आप? उनको बातें सुना रही हो आप? क्या कह रही हो आप? अपना चेहरा ऐसा क्या दिख रहा है मेरे को ऐसा? ये थक गई आप? बात थक गए क्या आप? क्या कहते हो? मैं 10 तक बैठ जाऊं? चलो नेक्स्ट, कोयर बोट। कोयर बोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोयर मतलब क्या होता है? नारियल की रस्सी। अरे हाँ,
ठीक है, वो उसका एक कोयर है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कोयर इंडस्ट्री एक्ट के अंदर, जो दोनों चीजें देखती है, कोयर इंडस्ट्री का भी इंप्रूवमेंट और जो लोग कर रहे हैं उनका इंप्रूवमेंट ऑफ देयर वर्कर्स। कोयर बोर्ड स्टैट्यूटरी है, और ये जो रहेगी ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर। देखिए कोयर बोर्ड किसके अंदर आता है, टेक्सटाइल के अंदर आता है या एमएसएमई के अंदर आता है? तो कॉमर्स के अंदर आता होगा। देखो कोयर बोर्ड एक्ट देखिए ना, समझा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही होगा, कोयर इंडस्ट्री एमएसएमई है, ठीक है। यही चीजें बस हमें ईयर बुक से निकालनी है कि जो हमें लगता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो कोयर बोर्ड किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर है। नेक्स्ट पीएम विश्वकर्मा, ये क्या होगी कि कुछ सर्टन हमारे जो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिशियंस है जो ऐसे 18 जगह पे जो काम कर रहे हैं 18 सेक्टर में, उनके लिए स्कीम है, और उनको सरकार क्या देगी, एक टूल किट देगी, उनको कोलेटरल फ्री क्रेडिट देगी। याद रखिएगा, कोलेटरल फ्री क्रेडिट, नॉट फ्री क्रेडिट, ठीक है। सरकार बोलेगी कि भैया पैसा ले लो, गारंटी हम ले लेंगे, बट फ्री में नहीं देगी। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये दोनों जगहों के लिए, रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया। सेंट्रल सेक्टर है पूरा 100% सरकार देगी, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर है। 5 साल का टारगेट है, 23 से 28, 23 के बजट में आई थी। नेक्स्ट यशस्विनी कैंपेन, यशस्विनी कैंपेन क्या है ये, ठीक है। वुमेन को प्रमोट करेंगे डिजिटल ई कॉमर्स के लिए और मेंटर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का यशस्वी कैंपेन। साथ में जो है नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये, तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंप, ठीक है। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैंप। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है, इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कर रही है, 2022 से बनी है, 5 साल का टारगेट है, 22 से 27। अच्छा, अरे ये यार लिखा ही था ये, और फिर से बोल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करती है, 5 साल का प्रोग्राम है, 22 से 27। एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर में पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल के अंदर सब कुछ किसमें आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अपैरल और टेक्सटाइल, अपैरल मतलब कपड़े हैं, टेक्सटाइल मतलब, अपैरल मतलब अपन ने जो पहना है, टेक्सटाइल मतलब रॉ वाला प्रोडक्ट, मटेरियल है ना, कपड़ा से। और पहन लिए तो क्या बन गए, अपैरल है, क्या अपैरल क्या बोलते हैं उसको। तो आप लोग कुछ जानने के इच्छुक ही नहीं रहता है, हमें क्या पता, पता सब रहता, बताना नहीं है बस, है पता होगा ना आपको टेक्सटाइल अपैरल। और टेक्सटाइल मतलब बटन बटन नहीं लगो, बटन अलग हो कपड़ा अलग हो, है ना, ऐसे होता है कैसे, आपको भी नहीं पता। ये आपका तो बनता है, इनका तो नहीं बनता। आपका क्यों नहीं बनता सर, आप थोड़े से हो ना, वो मार्केट में घूमे हुए आदमी हो, ठीक है। नेक्स्ट पीएम मित्र, ये सब टेक्सटाइल के अंदर है। पीएम मित्र, मित्र का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल बैंक, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल बैंक। ठीक है, ये ओवरऑल जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसकी वैल्यू चेन को सुधारेगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में रहेंगे, और ऐसे हम टेक्सटाइल के एक्सक्लूसिव पार्क बनाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाए थे हमने, ऐसे हम टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे जहां पे फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वही फालतू फालतू की बात। फिर NTTM, नेशनल, अरे फालतू फालतू की बातें तो होती है वो, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब मैं बता चुका हूं टेक्निकल टेक्सटाइल आपको, ये आपके फायर ब्रिगेड में जो कपड़े पहनते हैं, आपके जो एप्रिल सूट होते हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं, आपके जो आप स्पेस सूट में जब जाते हो तो वो जो कपड़े अलग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्सटाइल।
तो उसका ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बनाती है। मतलब एक टाइप के स्पेशल पर्पस सूट जो होते हैं, स्पेशल पर्पस टेक्सटाइल को हम कहते हैं, ये भी PLIS के अंदर में आता है। नेक्स्ट समर्थ स्कीम, समर्थ स्कीम, ये हम क्या करेंगे, समर्थ में हम अवेयरनेस और टेक्निकल बिल्डिंग करेंगे ताकि वो टेक्सटाइल सेक्टर को समझे, उनका स्किल अपग्रेडेशन करेंगे और करने के बाद उनको NSQF के, ये क्वेश्चन आ चुका है, NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके हम उन्हें सर्टिफिकेट दे देंगे ताकि वो मार्केट में जाए, सर्टिफिकेट बताएं कि हम देखो सीख के आए, अब हमें काम दो, तो काम मिल जाएगा। आप स्किल इंडिया के अंदर जब काम करते हो तो आपको यही इसी सर्टिफिकेट मिलता है, NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या आपको मिला है सर्टिफिकेट? आपको मिला सर्टिफिकेट है? नहीं, क्या बता नहीं दिया मुझे लगा आपने ये बोला कि मेरे को ही मिला। सुई धागा, समर, ठीक। नेक्स्ट कॉटन, अरे सुई धागा में नहीं, सुई धागा में क्यों नहीं मिल सकता, वो मूवी बनी है सुई धागा पे। तो कॉटन, कॉटन कैश क्रॉप एक बात है, CCI याद रखिएगा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PSU है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। और याद रखिए कॉटन का MSP मिलता है, कॉटन पे मिलता है, जूट पे भी मिलता है, क्वेश्चन आ चुका है। जैसे हमारे FCI होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड के लिए, CCI होता है कॉटन की प्रोक्योरमेंट एजेंसी के लिए। और हमारे दोनों टाइप के कॉटन होते हैं, मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल। मीडियम स्टेपल मतलब जिसकी गठान थोड़ी छोटी छोटी होती है लंबाई, और लॉन्ग स्टेपल मतलब बड़े, जितने बड़े उतने बेकार, और हमारे बड़े ही होते हैं लॉन्ग स्टेपल। इसलिए हम लोग BT कॉटन लेके आते हैं, क्योंकि बड़े जितने होते हैं उसमें उतने ज्यादा बैक्टीरिया लग जाते हैं। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट सिल्क, सिल्क पे आते हो, सिल्क हमारे 4 टाइप के होते हैं और 4 ही टाइप के होते हैं। किसी ने मेरे को 5-6 बताए थे, ठीक है, लेकिन वो 4 ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मलबरी, तसर, मुग्गा एंड ईरी। सबसे ज्यादा होते हैं, ये भी किसी ने बताया था नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, लेकिन ये कहां होते हैं? साउथ में, ठीक है? कौन से? चारों? सबसे तो हमारा कौन सा होता है? ईरी होता है, कौन सा होता है? तसर होता है? मलबरी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आई थिंक कर्नाटक तमिलनाडु में होता है। मैडम क्या बोली? ये क्या बोली? क्या बोली सर? अब आप तो बगल में बैठे तो बोले तो यार ठीक है, पानी वानी मिल रहा है। कर्नाटका, ईरी गलत बोली थी ना। चारों मिलते हैं हमारे, और इसको आप बोलते हो मैडम ट्यून ऑफ टेक्सटाइल, है ना? ये नया पढ़ा आपने, है ना? हाँ, ये तो कभी नहीं पूछने वाले। जूट ये क्या है? थर्ड है सिल्क, इसी को सेरिकल्चर, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। कॉटन का देख लेना, इंडिया कॉटन का कौन सा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में। और कॉटन का इंडिया में कौन? गुजरात प्रोड्यूसर में। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहां होता है? अरे आंटी कोई बात नहीं, लंबी क्लास हो गई। आप बताओ मैडम, वो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन कहां होता है? आप बोलो तभी तो दिखवा रहा हूं। कौन से उपज? ये कौन सा पोर्टल उपज? अरे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन होता है? इंडिया में सबसे ज्यादा गुजरात है। गुड।
और वर्ल्ड में चाइना किसमें, वो फॉलोड बाय आफ्टर बाय दोनों देख लो आपस में, क्वीन ऑफ टेक्सटाइल क्या, आप ही तो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बनाओ सुई धागा। नेक्स्ट जूट, जूट का याद रखिएगा, इसकी भी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर भी एमएसपी मिलता है और ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर होगी पक्का है। जूट का देखना, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ टेक्सटाइल ही हो गया, हाँ मत देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। क्या है टेक्सटाइल ना, अब भी आप देखिए मैंने मना किया था तो टेक्सटाइल ठीक है, एनआईएफटी हो गया ठीक। ये एक और हमारे एक इनिशिएटिव जैसे इन्वेस्ट इंडिया है, वैसे एक इनिशिएटिव है भारत टेक्स, भारत टेक्स मतलब भारत टेक्सटाइल, ठीक है। ये टाइप का इवेंट होता है जहां पे सब लोगों को बुलाते हैं और आओ आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, ठीक है, भारत टेक्स। स्टील में इंडिया में कौन सा प्रोडक्शन है, पहला चाइना, अब आ जाओ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल। और इसके अंदर एक हमारी कमिटी बनती है दैट इज एफआईसीसी, जैसे हमारी उसकी बनती है सीईएसी बनती है एमएसपी के लिए, फर्टिलाइजर पे जो एमएसपी देते हैं उसके लिए बनती है एफआईसीसी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमिटी। ये नीम कोटिंग ऑफ यूरिया पे क्वेश्चन आ चुका है, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, अब जरूरी याद नहीं, तो मतलब यूरिया के ऊपर नीम की कोटिंग करना। एक इंपॉर्टेंट है यहां पे बस याद रखना, न्यू स्कीम में पीआरआईसी, पेट्रोकेमिकल रिसर्च, ये पीआरआईसी पेट्रोकेमिकल रिसर्च एंड इनोवेशन कमांडेशन, पीआरआईसी। ठीक है, ये क्या करेगी कि जो भी पेट्रोकेमिकल फील्ड में या प्लास्टिक प्रोसेसिंग फील्ड में जो भी अच्छे होंगे उनको ये अवार्ड करेगी उनकी सर्टन इनोवेशन पे, पीआरआईसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोकेमिकल रिसर्च एंड इनोवेशन कमांडेशन, ये जो भी इनोवेशन करता है इस सेक्टर में उसको ये अवार्ड देती है, उनका सपोर्ट करती है पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक प्रोसेसिंग में। इसमें भी पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट एक और हमारी फार्मास्यूटिकल यहाँ उसमें है दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये अफोर्डेबल जेनरिक मिशन, वही जो जन औषधि स्टोर या केंद्र हमारे, इसको इंप्लीमेंट जो कर रही है वो बॉडी इंपॉर्टेंट है, BPPI, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, जिसका नाम अभी बदल के हमने क्या कर दिया है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। पहले नाम था BPII, अभी हो गया PMBI, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। याद रखना स्टैट्यूटरी बॉडी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, इंपॉर्टेंट रहेगा। एफडीआई 100% अलाउ है हमारे यहां,
सेम एक और बॉडी हमारी NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये जो हमारी है ये डीपी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। एंड जो हमारा एक एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसके अंदर ये बॉडी आती है। जो इंडिया में हमारे जितनी भी एसेंशियल मेडिसिन होती है NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, उस पे ये प्राइस डिसाइड करती है। कौन? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। लिस्ट कौन पब्लिश करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी लिस्ट का नाम रहता है? NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। बात समझना है? ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का कंसेप्ट क्या लिखा? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो में आती है उसमें जो एसेंशियल कमोडिटी की बात है ये लिखी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये NPPA जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर आता नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। नाइपर ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है जो R&D करता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। स्टैट्यूटरी बॉडी है नाइपर एक्ट के अंदर। हेलो, हाँ टाइम लगेगा, अभी तो क्लास दे रहा हूं। नेक्स्ट फिर आता हमारा माइंस एंड मिनरल्स। माइंस एंड मिनरल्स याद रखिए, MMDR एक्ट 1957 मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंदर आता। MMDR एक्ट के अंदर ही हमारे जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, ये सब MMDR के अंदर होता है। और इसके अंदर एक बॉडी होती है दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल, GEO, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और एक और बॉडी होती है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो सर्टिफिकेशन देती है। जितनी भी हमारी माइंस होती है उनकी सर्टिफिकेशन बॉडी है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। जैसे एडमार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को होता है, ब्यूरो ये आपके, अरे वो गोल्ड पे कौन सा लगता है? हॉलमार्क, ठीक है, BIS हॉलमार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऐसी माइंस पे क्या लगेगा? आपका इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ठीक है, MMDR याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। और MMDR के अंदर हमारे यहां दो फंड बने। ये MMDR एक्ट है, ये 1957 का, ये चेंज हुआ 2023 में। MMDR के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को वो बनाया, इंपॉर्टेंट बनाया कि वो जो छोटी छोटी माइनिंग लीज है वो खुद दे सकता है माइनर मिनरल्स पे। याद रखना, माइनर मिनरल्स पे, इसमें क्लियर नहीं लिखा। स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर है टू ग्रांट लीज और लाइसेंस टू माइनर मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि जो माइंस वगैरह ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। MMDR एक्ट जो है हमारा ये 2023 का, इसके अंदर में क्रिटिकल मिनरल्स बता दिया। डीप सीटेड मिनरल्स भी इसी के अंदर आते हैं। डीप सीटेड मिनरल्स में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कोबाल्ट, डायमंड्स, ये सब डीप सीटेड मिनरल्स हैं, बहुत जो अंदर होते हैं। और एक हमने सेपरेट एक्ट बना दिया, ऑफशोर मिनरल्स एक्ट। ऑफशोर मिनरल्स एक्ट मतलब जो इंडिया से बाहर जाके हम माइंस कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जाके, या मान लो हम डीप सी में जाके माइंस निकाल रहे हैं, मतलब डीप सी मतलब हम समुद्र के नीचे से जाके माइंस कर रहे हैं, ये सब हमारा ऑफशोर एरियाज के अंदर आता है। आ रही बात समझ? ऑफशोर एरिया इंडिया से बाहर या जो हम डीप सी कर रहे हैं।
और इसमें आगे कंपोजिट लाइसेंस मिलता है। कंपोजिट लाइसेंस, कंपोजिट लाइसेंस मतलब कि हमें इकट्ठा पूरा एक फील्ड का लाइसेंस मिलता है। वो लाइट चल रही है ना सर वाली। कंपोजिट लाइसेंस को समझना होता क्या कि मान लो एक एरिया है, इतना 1 एकड़ में मुझे वो मिल गया, ठेका मिल गया, तो मैंने कहा कि आयरन का करना है। अब आयरन की जगह उसमें कुछ बहुत सारा और सारे मिनरल्स मिले, तो मैं वो सरकार को देना पड़ेगा या तो मुझे फेंकना पड़ता है। कंपोजिट लाइसेंस में ये होगा कि जो भी 1 एकड़ में निकलेगा सब मेरा, ठीक है। और सरकार ने जब हम तुम्हें कंपोजिट लाइसेंस दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू शेयरिंग मेथड पे काम करेंगे। जितना भी तुम प्रॉफिट कमाओगे वो पूरा मिलेगा। तो ये एमएमडीआर में चीजें चेंज हुई हैं। पहले स्पेसिफिक लाइसेंस मिलता था, अब कंपोजिट लाइसेंस मिलने लगे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसके अंदर फंड बनेगी डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन किसके अंदर बनी है, एमएमडीआर एक्ट के अंदर। इसमें क्या होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग हो रही है वहां मैंडेटरी है डीएमएफ बनाओगे आप, मैंडेटरी है। और उसमें क्या होगा कि जो भी पैसा आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास 90% पैसा रहेगा उस पूरे फंड का, जो वहां पे एजुकेशन हेल्थ बना सकती है। बाकी का 10% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 90% कहां खर्च करना है, क्या करना है, ये सब स्टेट बताएगा। ठीक है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्पेसिफिक हमने स्कीम बनाई है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, उसको बेसिकली इंप्लीमेंट कौन करेगा, यही डीएमएफ। नेक्स्ट, स्टार रेटिंग ऑफ माइंस, ये कौन देगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, वही रेटिंग वाला। जैसे हमारा 3 स्टार एसी होता है, ऐसी हम इसमें देंगे कि जो माइन है ये कैसी इसकी इन्वायरमेंटल पैरामीटर है, कैसा इसका सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ये सब चीज कौन देगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। हर साल ये प्रोग्राम में होता है और हर साल ये देते हैं कि आपके माइंस से कितना इंपैक्ट हुआ सोसाइटी को, स्टार रेटिंग ऑफ माइंस। फिर एक सिस्टम है ऑनलाइन, दैट इज एमएसएस, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम। ये सैटेलाइट बेस पे सब डाटा इकट्ठा करता है कि कैसे क्या चल रहा है, इलीगल माइनिंग तो नहीं चल रही है। रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज करता है कि भैया कल इतने गड्ढे खोदे, आज इतने कम कैसे होगा, मतलब आपने गलत किया, या आपको परमिशन इतने एकड़ की मिली, आप पूरा एरिया खोद मारे हो। तो ये माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम है, कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। नेक्स्ट, बीच में जो मिनरल्स है थोड़ा सा देख लेना, इंडिया के कंटेक्स्ट में जितने भी निकल, कॉपर, क्रोमाइट, कॉपर, ये थोड़ा देख लेना इसको। इंडिया में कहां सबसे ज्यादा होता है, बस कंजस्टन वगैरह, क्योंकि ये आ सकते हैं। ये खासकर इल्माइट विल्माइट के क्वेश्चन भी आ चुका है, आया ना। हाँ, ये होते कहाँ है, ये हैवी मिनरल्स में आते हैं। होते कहाँ है सबसे ज्यादा, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। ये थोड़े सारे मिनरल को वही वही टिक कर लेना। ये काइनाइट, सिलिमेनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब देख लेना इंडिया में कहाँ होते हैं। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत आ रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, पता नहीं क्यों आ रहा है। ये स्टेट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, और ये एक प्रोग्राम चलाती है एनजीपीएम, नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम, नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम। ठीक है, कहां पे, मतलब स्टेशन टाइप के बनाती है हर जगह, कि जहां पे हम एरियल सर्वे कर सके, जियोलॉजिकल सर्वे कर सके कि यहाँ पे मिनरल है नहीं है, इस टाइप से चीजें करते हैं हम। याद रखिए, जीएसआई ऑफशोर सर्वे भी करता है, बाहर जाके भी।
सीवेड माइनिंग भी करेगा, कहीं पर बाहर की कंट्री में जाके सर्वे वगैरह भी कर सकता है। हमारा ये इकोनॉमिक सर्वे सॉरी EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा सकता है, बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, और जाके देख सकता है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। GSI ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये OCBIS ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसमें वो क्या करेगा, सारा जितना भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी तक डाटा इकट्ठा किया वो ऑनलाइन डाल देगा और ऑनलाइन रख लेगा अपने पास। ठीक है, ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, GSI इंडिया में पूरे लैंडस्लाइड, कहां पे लैंडस्लाइड कितनी होनी है, आपने एनसीईआरटी में अगर पढ़ा होगा तो लैंडस्लाइड के चैप्टर या वेबसाइट पे जाओगे GSI का, तो पहली बात लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू GSI। ये इंडिया में बताता है कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इंडिया में कहां पे कितना है कितना नहीं है, अर्थक्वेक कहां पे होगा, लैंडस्लाइड कहां पे होगा, साइक्लोन कहां पे होगा नहीं होगा, अर्थक्वेक के वो मैग्नीट्यूड वगैरह बताता है ना रेक्टर स्केल पे, ये सब कौन बताएगा, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग भी करता है, और जो रिसर्च सेंटर है अर्थक्वेक की स्टडी करता है, ग्लेशियर वगैरह पे सब सारी चीजें यही देखता है। इंडिया का सब कुछ जियोलॉजिकल अर्थ क्रस्ट पे जो भी सारी चीजें सब यही देखता है। GSI टू ऑपरेशनलाइज लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग इन इंडिया करने लगा, वेरी सुन नहीं करने लगा। नाटक आ रहा है क्या, वेरी सुन, नाटकों में लिखता ना कमिंग वेरी सून। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन अपन कर चुके हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन हो चुका, मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंदर आता। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर हमारा आज का, दैट इज 12th चैप्टर, लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। थक गए मैडम? क्या डन हो गए मैडम आप? लेबर स्किल बहुत छोटा चैप्टर, छोटा चैप्टर कितने पन्नों का है, पहले आपने देख ही लिया होगा। अरे बस 15 मिनट में खत्म है। ठीक है, अरे नहीं नहीं, कितने घंटे हुआ है, 1.5 घंटा तो हुआ है, चल। अरे अभी वो तो इंपॉर्टेंट थोड़ी ना सब। ठीक है, तो 12 से फिर कल कितने निपटाएंगे, हेल्थ, क्या क्या ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा, मेरे वाले पेन कहाँ गए, मेरे वाले पेन कहाँ गए, क्यों नहीं मिले? आप तो बोलना मत, आपको मिल चुके हैं पेन, आप तो लेट आई, आपको ये नहीं मिले, इनको मिल गए, आपको मिल गए, आपको मिल, अरे हाँ तो करो ही मत आप, क्या पॉकेट में। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कल अगर 7 चैप्टर तक ये अगर रह रहे हो, 12 से लेके 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 भी ले लो, तो नहीं कल पे। ठीक है, इतना 6-7 चैप्टर कल बैठ जाओगे, 18 चैप्टर प्लानिंग, मतलब 418 पन्ने तक पढ़ना, और कल हम स्टार्ट करेंगे 247 है, 200 पन्ने कल पढ़ेंगे। ठीक है, चल।